Yes. Presumptuously. This word is a use mnemonics. Pre means पहले. Sumptuously समझो. ठीक है ना, यूज कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं. प्री समटुअसली, प्री पहले समझो कि कौन कैसा है, तब आप उसे बताओ कि एरोगेंट है कि नहीं है, अभिमान है कि नहीं उसके अंदर. प्री समटुअसली. ओके. प्री समटुअसली, PRESUMTUOUSLY, प्री समटुअसली, अभिमान पूर्वक. सिनोनिम्स: arrogantly, boldly. Antonyms of the word: modestly and humbly. Sentence: he presumptuously assumed he would be chosen for the leadership role. Next word: discourse. DISCOURSE. डिस्कोर्स साउंड क्या आ रहा है? डिस्कस. डिस्कोर्स में साउंड आ रहा है ना, डिस्कस. डिस्कस हम करते हैं तो क्या करते हैं? प्रवचन ही बोलते हैं ना, ज्यादा डिस्कस ना करो, ज्यादा प्रवचन ना दो. ठीक है, तो डिस्कस. डिस्कोर्स, DISCOURSE. डिस्कोर्स प्रवचन, लेक्चर. सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड: लेक्चर एंड sermon. Antonyms: silence, inactively. Sentence: attending a discourse on spirituality can be enlightening. Next, combative. Combative बोलती है ना, कम बैठो. इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो, कम बैठो. कम बैठो नहीं झगड़ा होगा. अभी दो लेडीज थोड़ा सा डिफरेंट थॉट की अगर बैठ जाए तो जरूर झगड़ा हो जाएगा. प्लीज कोई किसी अपने दिल पे ना ले. देखिए, लर्न करने के लिए जो हमें समझ में आ रहा है वैसा हम यूज कर रहे हैं. सो प्लीज डोंट माइंड इट. ठीक है. ओके. कम्बैटिव, COMBATIVE. कम्बैटिव, झगड़ालू. कम बैठो नहीं झगड़ा होगा. ओके. दो लोग अगर पास में बैठ गए तो जरूर झगड़ा हो जाएगा अगर थॉट मैच नहीं करते. सो सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड: अग्रेसिव एंड कन्फ्रंटेशनल नेशन. एंड एंटोनिम्स क्या होगा? पीसफुल, पैसिव. सेंटेंस: द बॉक्सर टुक अ कॉम्बैटिव स्टैंस इन द रिंग, ready for the opponent's attacks. Next, vehemently. Vehemently कि उसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं. vehemently से जो साउंड आ रहा है, जस्ट वेट प्लीज. ओके. vehemently से जो साउंड आ रहा है, सीमेंटली. सीमेंट, सीमेंट कैसा होता है? स्ट्रांग होता है, उसकी पकड़ स्ट्रांग होती है. तो vehemently. ओके. VE VEHEMENTLY, vehemently. ओके. वेरी स्ट्रॉन्ग. सीमेंटली, सीमेंट की फीलिंग आ रही ना, वॉइस कैसा आ रहा है? स्ट्रॉन्ग आ रहा है. सीमेंट कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, उसको इसलिए तो जोड़ा जाता है ना. विमेंटली, सीमेंटली. ओके. प्रबलता से या स्ट्रॉन्गली. सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड: स्ट्रॉन्गली एंड इंटेंसली. एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड: calmly and mildly. Sentence: she vehemently opposed the new policy during the heated debate. Now next word: scrutinizing. Scrutinizing. स्क्रू, स्क्रू समझते हैं? स्क्रू टाइट है या नहीं उसको कैसे पता करेंगे? जब उसके हम एग्जामिन करेंगे, जब उसकी हम स्क्रूटिनाइजिंग करेंगे, जब उसकी हम जांच करेंगे. ओके. स्क्रूटिनाइजिंग. यस, CRUTINIZING. स्क्रूटिनाइजिंग मीन्स जांचना. सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड: एग्जामिनिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग. Antonyms of the word: ignoring, overlooking. Sentence: the detective spent hours scrutinizing the crime scene for evidence. Now, juror, juror, jury से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा. JUROR, jury, juror, juror means jury होता है. Okay. Synonyms of the word: panelist and arbitrator. Antonyms of the word: accused and defendant. Sentence: the juror carefully listened to the witness testimonies during the trial. Harshly, well known, HASTILY, hastily, jaldi se. Synonyms of the word: quickly, hastened. Antonyms of the word: slowly, gracefully. Sentence: realizing the urgency, they organized a hastily arranged meeting. Agitated, well known, easy word है.
ओके। एजिटेट मीन्स क्या होता है? उत्तेजित करना, इंस्टिगेट करना। ओके, AGITATED, एजिटेटेड, उत्तेजित करना। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिस्टर्ब्ड, एंजियस। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड calm, composed. Sentence: the crowd became agitated when the speaker tried to address their concerns. Now next, passionately. देखिए पैशन एक गाड़ी होती है, ठीक है। पैशन को जब पैशन अपने घर में कोई बाइक, एक बाइक का नेम है पैशन, पैशन बाइक को देख के अपने अंदर कैसा आता है कि इंथुसियास्टिकली वो फीलिंग आती है ना, तो उत्साह, ऐसे याद रख सकते हैं पैशनेटली। PASSIONATELY, पैशनेटली। पैशन, पैशन को देख के फीलिंग कैसी आती है? पैशनेटली आती है, उत्साहपूर्वक आती है। ओके, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड eagerly and enthusiastically. Antonyms of the word indifferently and unenthusiastically. Sentence: she spoke passionately about the importance of environment conservation. Okay, GAF, important word. GAFFE, गैफ। देखिए गैफ को आप ऐसे याद कर सकते हैं, गैस पर कॉफी रख दिया है, ठीक है ना, गैस पर कॉफी रखकर गैफ हो गया। गैफ मीन्स भूलना, गैस पर कॉफी रखकर गैफ हो गया, मीन्स भूल गया, ठीक है। गैफ, GAFFE, गैफ, भूलना। सिनोनिम्स: ब्लेंडर, मिस्टेक। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड accuracy and precision. Next word, sentence. No, sentence. The politician's unintentional comment became a major gaffe during the press conference. Now, boast. BOTCHED. Boast, asafalta. Code. Okay. Synonyms of the word mishandled and failed. Antonyms of the word successful, accomplishment, accomplished. Now, sentence: the chief regretfully admitted that he botched the preparation of the dish. Next, as exclusively well known, EXCLUSIVELY, exclusively, विशेष रूप से. Synonyms of the word solely and only. Antonyms of the word inexclusively and inversely. Synonyms of the word: the event is exclusively for VIP guest. Next, controversy. CONTROVERSY. Controversy, vivad. Synonyms of the word dispute, debate. Antonyms of the word agreement, harmony. Sentence: the new policy sparked a heated controversy among the members of the committee. This word is important. COMMITTEE. Next, portrayal, well known word. PORTRAYAL. Portrayal, pratirupad. Synonyms of the word representations and depictions. Antonyms of the word distortion and misrepresentation. Sentence: the artist's portrayal of the historical event was both accurate and moving. Thorough. Thorough means pura, complete. THOROUGH. Thorough. Synonyms of the word comprehensive and complete. Antonyms: superficial, incomplete. Sentence: the investigation provided a thorough analysis of financial transactions. Next, डेलिब्रेट। अब देखिए डेलिब्रेट वेल नोन है, बट अगर आप लोग कहें तो इसका भी निमोनिक्स यूज किया जा सकता है। DELIBERATE, डेलिब्रेट मीन्स डेलिब्रेट हम खाते हैं तो कैसे खाते हैं? जानबूझ कर ही तो खाते हैं, डेलिब्रेट। ओके, डेलिब्रेट मीन्स जानबूझकर। इंटेंशनल, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इंटेंशनल एंड पर्पसफुल. एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एक्सीडेंटल, unintentional. Sentence: the deliberate omission of key details raised suspicious. Now, next word, national security. National security, राष्ट्रीय सुरक्षा. NATIO या NAL, national. SECURITY, national security. Synonyms of the word homeland security. Antonyms of the word insecurity and
वल्नरेबिलिटी, ठीक है, वल्नरेबिलिटी इंपॉर्टेंट वर्ड, VULNERABILITY। वल्नरेबिलिटी मीन्स आपको इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, एबल टू ब्रेक द नर्व, थोड़ा उल्टा सीधा करके लर्न करना पड़ेगा, फिलहाल ये आप लोग अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है ना। VULNERABILITY सेंटेंस, द गवर्नमेंट prioritizes measures to ensure national security। मिसहैंडलिंग, वेल नोन, असही रूप से संबोधन करना। Synonyms of the word mismanagement, mishandling. Antonyms of the word handling properly, managing effectively. Sentence, the mishandling of the sensitive information led to security breaches। Now notable, महत्वपूर्ण, significant and remarkable. Synonyms of the word, now antonyms of the word insignificant, unremarkable. Sentence, the scientist made notable contributions to the field of research। Now implied, implied, well known, EMPLIED, implied means ये प्लाई अपने घर में implied करिए, means सुझाना, एक सुझाया गया, ओके, implied, IMPLIED, ये प्लाई अपने घर में implied करिए। Just like a suggestion, synonyms of the word suggested, indicated, and antonyms of the word implicit and stated। Sentence, the speaker implied his disagreement without directly stating it। Now today's last word, limitations, 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 सीमाएं। Synonyms of the word constraint, constraints, restrictions। Antonyms of the word freedoms, opportunities। Sentence, the reject faced limitations due to budget constraints। Yes. Now, do you have any problem or any suggestion? Then most welcome। Yes. Thank No, you ma'am, बहुत very much. अच्छा था। Thank you so much। Thank you, ma'am. Most welcome। Am I audible to all of you? Yes, sir। मेरी Yes, आवाज sir. सुन रही है Yes, आप लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। जी थैंक यू, गुड इवनिंग सर। हम लोग जो वोकेब पढ़ रहे हैं, वोकेब एक बहुत ही अहम रोल अदा कर रही है हम लोगों के आने वाले एग्जाम के परिणाम से। तो वोकेब जनरली हम सब लोग जानते हैं कि 2 टाइप से एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो हमारी लिटरेरी वोकेब और दूसरी जो है हमारी कॉमन वोकेब, जिसे जो है आप रनिंग वोकेब कहते हैं। लिटरेरी वोकेब वो है जो बुक्स अभी तक के लिखी गई हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो इंटर से लेकर के BA MA में पढ़ी हैं, जो राइटिंग के पढ़ी हैं राइटर्स की बुक्स, उनमें जो वोकेब यूज करी गई है, उसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स, वो जो है हमारी एक लिटरेरी वोकेब। जनरली हम देख रहे हैं जैसे कि नॉर्मन लेविस है और जो आपका ये एसपी बख्शी है, ब्लैक बुक है, तो ये सारी जो बुक्स हैं ये जनरली जो मीनिंग डील कर रहे हैं तो वो सब लिटरेरी मीनिंग डील कर रहे हैं, लिटरेरी वोकेब डील कर रहे हैं। अगर रनिंग वोकेब हमको देखना है तो रनिंग वोकेब जो है आपको मिलती है DV सेलंतन, आप उसकी न्यूज को जो है सुनिए, वहां से मिल जाएगी। द हिंदू पढ़िए, वहां से मिल जाएगी। इंग्लिश वर्जन की कोई भी आप न्यूज पढ़िए, वहां से मिल जाएगी। किसी फॉरेनर से आप बात करिए, वहां से मिल जाएगी। इंग्लिश जो चैनल अपने न्यूज वाले चलते हैं इंडिया के, वहां पे भी आपको रनिंग वोकेब मिल जाएगी। अच्छा, रनिंग वोकेब का और लिटरेरी वोकेब का, इन दोनों का रोल क्या है हमारे एग्जाम में? तो जनरली जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हमारे पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे जो है हमारे लिटरेरी वोकेब से होते हैं, लिटरेरी वोकेब से होते हैं। बट जो पैसेज होता है या फिर नंबर्ड फिल करने के लिए क्लोज टेस्ट जो होता है, ये चीज जो है आपको मिल जाती है रनिंग वोकेब। आपको लगता है कि वहां पर बहुत सारी चीजें, जो वर्ड्स ऐसे मिल जा रहे हैं जो आपने उनको पढ़े ही नहीं है। तो जनरली हम लोग तो किताब पढ़े हैं, जिस भी कोचिंग से जुड़े रहे वहां भी किताब ही की वोकेब, किताब ही के नोट्स बना करके पढ़ाए गए।
कोचिंग में किसी आपको रनिंग वोकैब तो पढ़ाई नहीं जाती। हाँ, रनिंग वोकैब जो है एसएससी के बच्चों को कुछ एक टीचर जो होते हैं तो वो पढ़ाते हैं। तो आप लोगों के लिए एक रनिंग वोकैब जो एक टास्क बना हुआ था हम लोगों के लिए, उसका सोल्यूशन तो अभी हम कई दिन से तो ये देख रहे हैं, हो सकता है कुछ साथी उसको देखते ही ना हो। हम तो द हिंदू का या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हमको हिंदुस्तान टाइम्स मिला, तो उसका एडिटोरियल हम उसका हिंदी वर्जन और उसमें मार्क करके कौन कौन से इसके मीनिंग और कौन कौन सी वोकेबलरी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो मार्क करके आप लोगों को पोर्टल पे पेस्ट करके वो हम दे रहे हैं, ग्रुप पे भी जा रही है। हो सकता है कुछ लोग उसको रीड करते हो, कुछ लोग सोच रहे हो सकता है लाइक सब्सक्राइबर के चक्कर में कर रहे हैं ऐसा। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है वो सारी चीजें मेरी भी तैयार होती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे साथ में आप भी अपनी तैयार कर लें तो उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो जो है आप आपकी मर्जी। लेकिन अब उसको थोड़ा और सरल कर दिया। कई साथियों ने कहा कि सर जो है उसको पढ़ते हैं लेकिन वोकैब हिंदी से हमको देखना पड़ता है उसकी क्या है, मार्क तो आप कर देते हैं उसके, तो फिर कुछ ऐसा करिए कि उसका जो है अलग से क्वेश्चन ही मिल जाए उसके। तो उसका जो है एक सोल्यूशन यही निकाला गया। आज का जो पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स का, हिंदुस्तान टाइम्स के जो है प्रमुख जो वर्ड हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड मुझे लगे वो हमने फाइंड आउट किए, उनका हिंदी जो है निकाला, उनकी सिनोनिम निकाली, उनकी एंटोनिम निकाली और उनका सेंटेंस में यूज निकाला। वो 25 वर्ड जो है आपके सामने मैडम के द्वारा प्रेजेंट करेंगे। ये एक पहली बार आप लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन किया गया है जो कि वोकैब निकाल के करा गया। जनरली अभी तक के हम लोग पूरा पेपर पढ़ करके उसको मार्क करके उसकी हिंदी ट्रांसलेशन के सहित आप लोगों को दिया जा रहा है। इसका भी फीडबैक आप लोग दे सकते हैं। अगर ये चीजें आप लोगों के लिए फायदेमंद हो तो हम सभी के फायदेमंद हो सकते हैं, इसको आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? क्यों यस सर, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? जी सर, जी सर, नहीं सर, बहुत अच्छा कंटिन्यू किया जाए है। इसको। जी सर, कंटिन्यू यस सर, कीजिए। कंटिन्यू करेंगे। चलिए, और ये चीज हम एक भी प्रयास करेंगे कि टेलीग्राम पे या टीचमेंट पे अगर हम मैनेज कर पाते हैं अपनी टीम के साथियों के द्वारा तो हम एक कुछ भी इस पे दे देंगे आपको। 25 वर्ड दिए गए हैं, कम से कम 5 या 6 7 क्वेश्चन जो है इससे जो है 10 क्वेश्चन बना करके आपको ऑप्शनल दे दिए जाएंगे ताकि जो है आपका रिवीजन भी हो जाए। हम उतना काम कर रहे हैं जितना कि एक कोचिंग डेडिकेटेड आपके लिए होती है, और कहीं कहीं पर तो हम उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो बात सही है कि कोचिंग वाले एक अपना ब्रांड है, उनका एक नाम है, उनके पास एक ठप्पा लगा हुआ है कि इतने दिन से पढ़ा रहे हैं और सेलेक्ट हैं। उन चीजों को छोड़ करके हम प्रयास करेंगे कि किसी भी कोचिंग के पैरेलल भले ना हो, हम उस किसी कोचिंग के समकक्ष नहीं, लेकिन कोचिंग से भिन्न, कोचिंग से अलग आपको ज्ञान मिले और वो आपके एग्जाम में काम आए, बशर्ते आप लोगों को लगातार बने रहना है। ये वीडियो आपको टीचमेंट पे यहाँ पर आप लोग लाइव इसको देख रहे हैं, लाइव हमारे साथ में आप हैं। बाकी ये वीडियो यूट्यूब पे भी जा रहा है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उसको अगर उनको लगे इस चीज को कि ये चीजें ठीक कराई जा रही हैं मैडम के द्वारा, हमारे द्वारा, तो कम से कम जो है उसको लाइक एक बार कर दें। सब्सक्राइब भले न करें, नोटिफिकेशन भले न डाउनलोड करें, किसी को शेयर भले न करें, लेकिन एक लाइक कर देंगे तो इससे पता ये चल जाता है कि यार मेरे काम को कोई अप्रिसिएट कर रहा है। उससे एक हमें भी रीइंफोर्समेंट मिलता है। और जो लोग लाइव हमसे जुड़ रहे हैं वो 2-3-4 लोगों को बताते रहें ताकि यह संख्या भी यहाँ पर भी बढ़ती रहे। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग भी लाइव जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे जो है टीचमेंट की आईडी ले सकते हैं वो लोग, है ना। तो ये रहा आज का वोकैब का सेशन जो कि आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया गया था। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे थे लिटरेरी, उसमें हिस्ट्री में रेस्टोरेशन जो है पीरियड कवर कर रहे थे। क्यों, यही तो था? यस सर, इसको रेस्टोरेशन पीरियड के 3 एजेस में जो है सॉरी न्यू क्लासिकल कवर कर रहे थे। न्यू क्लासिकल में हम रेस्टोरेशन पढ़ रहे हैं और रेस्टोरेशन में सबसे पहले किंग को हमने चार्ल्स सेकंड को पढ़ा,
फिर जेम्स सेकंड को पढ़ा। तो चार्ल्स सेकंड थे, चार्ल्स सेकंड से रिलेटेड भी कई चीजें क्वेश्चन बन जाते हैं वहां पर। चार्ल्स सेकंड चूंकि जो है ये चार्ल्स फर्स्ट के लड़के थे, और चार्ल्स फर्स्ट जो है बहुत ही समझ लीजिए थोड़ा अपने में ही मस्त रहने वाले व्यक्ति थे, एक रंगीन मिजाज के किंग थे वो, और उनको बिहेडेड कर दिया गया जो 1649 में। फिर इसके बाद जिनका जो लड़का था चार्ल्स सेकंड, ये भाग गए अपने मम्मी के यहाँ, हालांकि इनकी मम्मी जो है वहीं की थी, फ्रांस की थी, फ्रांस चले गए। वहां से रिटर्न हुए इनका 16 में रिटर्न हुए जब ये ओलिवर क्रॉमवेल के रेन के बाद जो है, कॉमनवेल्थ के बाद। तो उसी के नाम पर, क्योंकि जो मोनार्की है वो रिस्टोर हो रही है, तो उसी के नाम पर इसका एज रिस्टोरेशन एज पड़ गया। क्योंकि जो है चार्ल्स फर्स्ट के ये पुत्र थे, तो कुछ गुण इनके अंदर चार्ल्स फर्स्ट के भी आ गए, और वो गुण ये थे कि ये भी बड़े रंग मिजाज के वो निकल गए, थोड़ा एक खूबसूरत चेहरे के थे, तो इनके मिस्ट्रेस बहुत थी, और इनके जो है कोई अपनी रियल औलाद नहीं थी, तो कई मिस्ट्रेस थी, और इनके लड़के भी मल्टीपल थे, मतलब पुत्र जो है इनके भी मल्टीपल पुत्र थे। इसी में जो है एक ड्यूक ऑफ मनमथ थे, ड्यूक ऑफ मनमथ को बहुत ज्यादा चाहते, उन्हीं के इनके ड्यूक ऑफ मनमथ और चार्ल्स सेकंड को लेकर के एक प्लॉट तैयार किया था ड्राइटन ने। कौन से वर्क में है? एक्टोफिल अब्सलम में, है ना? क्यों, वही तो है। यस सर। थोड़ा बोलते रहिएगा, आप लोगों की आवाज बड़ी स्लो आ रही है, आपकी आवाज स्लो हो जाएगी तो फिर हमारी भी स्लो। तो चार्ल्स सेकंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि एक इनके खिलाफ, जैसे जेम्स के खिलाफ हुआ था गन पाउडर, जेम्स फर्स्ट के खिलाफ गन पाउडर प्लॉट आया था, ऐसे ही चार्ल्स सेकंड के अगेंस्ट भी एक प्लॉट आया था। कौन सा प्लॉट था, तो बताएगा? पोपिस प्लॉट। कौन सा प्लॉट था? पोपिस पोपिस प्लॉट, यस सर। प्लॉट। हाँ, पोपिस प्लॉट जो है इनके अगेंस्ट जो है ही प्लॉट किया गया था चार्ल्स सेकंड के। तो आपसे पूछ सकता है कि किसके अगेंस्ट जो है ये किया गया था। पोपिस और गन पाउडर जो है दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, इनके रेन में जो है एक घटना और होती है, 65-66 में जो है प्लेग आ जाता है लंदन में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज फैक्ट था। अच्छा, हिस्टोरिक पॉइंट आउट से अगर देखो चार्ल्स सेकंड में, तो इनके पीरियड में एक सबसे बड़ी घटना हो जाती है ग्रेट फायर ऑफ लंदन, पढ़े हैं ना? ग्रेट फायर ऑफ लंदन हो जाती है। ये होती कब है? ये होती है 1666, 1666 में। अच्छा, 1666 को जो है ब्लैक ईयर भी माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि ब्लैक ईयर किसको माना जाता है, तो 1666 को ही माना जाता है। और 1666 जो है इसीलिए माना जाता है ब्लैक ईयर, क्योंकि इसमें जो ग्रेट फायर लंदन हुआ था, तो इसमें जो है लगभग काफी बिल्डिंगें जो है लगभग 33,000 के करीब में बिल्डिंगें इसमें जल के खाक हो गई थी। जेम्स फर्स्ट, जेम्स सेकंड, ये क्या होते हैं? जेम्स सेकंड चार्ल्स सेकंड के भाई होते हैं। अच्छा, जेम्स जो सेकंड था ये तो कैथोलिक व्यूज के थे। अच्छा, चार्ल्स सेकंड जो है ये इसको अंदर सपोर्ट भी करते थे, जेम्स सेकंड को चाहते थे कि राजा बन जाए, लेकिन पब्लिक राजा बनाना चाहती नहीं थी इनको। इनके जो है कोई रियल बच्चा नहीं था अपना खुद का, और ये बीमार हुए, खत्म हो गए, तो 85 में मजबूरी में जेम्स फर्स्ट को लोगों ने एक्सेप्ट किया और ये राजा बन गए। लेकिन ये भी जो है बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। ये भी क्या चाह रहे थे, जनता चूंकि प्रोटेस्टेंट के थी, तो इनके जो दामाद थे, क्या नाम था इनके दामाद का? विलियम, और इनकी पुत्री का नाम क्या था? मेरी। मेरी और विलियम को अंदर से जो है सपोर्ट करते थे, और सपोर्ट करते थे कि शायद प्रोटेस्टेंट हैं वो, राजा जो जनता है उनसे संतुष्ट हो जाए, और जनता भी यहाँ की चाह रही थी कि मेरी जो है आकर के यहाँ पर राज कर ले। तो इन्होंने एक प्लॉट बनाया था। वो प्लॉट यह था कि उनसे विलियम से कहा कि तुम आकर के हमारे ऊपर आक्रमण करो, और जब तुम आक्रमण करोगे तो फिर हमारी सेना सरेंडर कर देगी, तुम आकर के यहाँ का राजपाट ले लोगे। ये प्लॉट जो है जेम्स सेकंड का ही बनाया था, अपनी बेटी को पूरा जो है
राज सौंपने के लिए। हालांकि इसी बार इसी जो ये प्लाट हुआ, जब अटैक हुआ, विलियम की सेना ने अटैक किया, तो जेम्स की सेना ने जो है सरेंडर कर दिया। जब सरेंडर कर दिया पूरा, तो वही जो जनता के अंदर आक्रोश था, वही जो जनता ने जो है चाहा था कि मेरी और विलियम यहाँ के किंग बने, और वो बन गए। और यही ये रेवोल्यूशन जो था, यही रेवोल्यूशन जो है एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा गया। और ग्लोरियस रेवोल्यूशन का दूसरा नाम से भी आता है विदाउट ब्लड रेवोल्यूशन, ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी इसे कहा जाता है। तो ये जो आया, ये कब आया? 1668 में। जो ये आप देख रहे हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ये 1668 से 88 था। 68 ही था क्यों? 1688। हाँ हाँ सही, 88। तो ये 88 सही। तो इसमें जो है ये आ गए, राजा साहब आ गए, ये विलियम और मेरी, ये दोनों लोग आ गए। हालांकि इसके बाद भी जो है एक बार जब लगा इनको, जेम्स को, कि गड़बड़ साथ कर दिया हमने, इन्होंने दोबारा ऐसे राज को वापस लेना चाहा, लेकिन वो ले नहीं पाए। तो ये 2-3 घटनाएं हैं जो हमें इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। रोम जो ये पोपिस प्लाट था, पोपिस प्लाट का अगर ईयर पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा 1678। ग्लोरियस रेवोल्यूशन, पोपिस प्लाट और प्लेग और ये ग्रेट फायर 1666, तो ये 2-3 सन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी याद रखना जरूरी है। जॉन ड्राइडन जो है बहुत ही खिलाड़ी प्रकृति के व्यक्ति थे, और ये अपॉर्चुनिटिस्ट व्यक्ति। तो ये जो भी राजा आता था उसका जो गुणगान करना चालू कर देते थे, उसके जो है पास में, उसके फेवर में ये चले जाते थे। एनएस मिराबल इनका बहुत महत्वपूर्ण जो है वर्क है। और सॉन्ग ऑफ सिलिया, अच्छा एक वर्क जो है इन्होंने रिडक्स करके कुछ लिखा है, किसी को याद आ रहा? मुझे नहीं याद आ रहा। रिडक्स डेरेडा या डिरक्स करके कुछ एक वर्क है इनका, जिसमें जो है इन्होंने रेस्टोरेशन, क्या अस्टिया रिडक्स, अस्टिया रिडक्स, बहुत सर, उसमें जो इन्होंने रेस्टोरेशन को जो है डिपिक्ट किया है। तो काफी चीजें जो है इनके वर्क में देखने को मिली। एंड्रू मार्वेल को हमने देख लिया था, टू हिज को मिस्ट्रेस 1681 में इनका जो वर्क आता है। किसी का माइक ऑन है, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कह दें, और कहने के बाद माइक फिर से ऑफ कर दें, ताकि आपकी जो घर की आवाज है वो फिर दूसरे लोगों को डिस्टर्ब न करे, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि आपके पड़ोस में कौन शोर मचा रहा है, लेकिन यहाँ तक आ जाती है आवाज। तो ये टू हिज को मिस्ट्रेस 1681, ये ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा जो है अपॉन एपल्टन हाउस 1651। अगला नाम आता है जॉन मिल्टन साहब का, वेल नोन, हम इनको बहुत अच्छे से टीजीटी में पढ़ चुके हैं, और इनका पूरा मतलब ये बायोग्राफी सब कुछ कवर कर चुके हैं। अब्राहम काउली, ये महत्वपूर्ण नाम हो सकता है, ये अभी जो है अब्राहम काउली को हम लिटरेरी टर्म में भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छा जो है इनका वहां पर कंट्रीब्यूशन रहा है। अब्राहम काउली 1688 1667 was popular poet during the Restoration, known for his metaphysical and Pindaric odes और metaphysical poets के नाम से, की वजह से ज्यादा जाने जाते हैं। द मिस्ट्रेस और टू को हिज मिस्ट्रेस, दोनों में ध्यान रखिएगा, वो एंड्रू मार्वेल की है और ये जो है अब्राहम काउली की है। एनाक्रोनिक 1656, थॉमस ओटावे, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्क है, मतलब नाम है ये जो है, देखिए इनका जो वर्क है, अ पोएट्स कंप्लेंट ऑफ हिज म्यूज, अ पोएट्स कंप्लेंट ऑफ हिज म्यूज, ऐसा एक विलियम शेक्सपियर का वर्क है, क्या नाम है उसका, लवर्स कंप्लेंट। तो उससे जो है कंफ्यूज उसमें नहीं होंगे। 1680 में आता है सेल्फ रिफ्लेक्टिव पोएम्स व्हिच स्पीकर लेमेंट द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस फोर्सेस बाय द पोएट। ये तो कुछ रहे ऐसे राइटर जो पोएट थे। अब हम प्रोज पे बात कर रहे हैं। प्रोज में जॉन ड्राइडन सबसे पहले आते हैं। ये एज ही जो है जॉन ड्राइडन के नाम से जो है जानी जाती है, क्योंकि इस एज में जॉन ड्राइडन जो है सबसे प्रोमिनेंट राइटर माने जाते हैं। एडिशन ऑफ पोएट्री, सिग्निफिकेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोज, ड्राइडन वाज द फर्स्ट ऑफ द न्यू, एज मिल्टन वाज द लास्ट ऑफ द फॉर्मर स्कूल ऑफ द पोएट्री।
देखिए ये भी चीजें महत्वपूर्ण है। ड्राइडन जो है कई टर्म्स को भी निजात करे, जैसे कि हीरोइक कपलेट ज्यादा जो है ये यूज करते थे अपने। कुछ लोगों का तो मानना है कि अगर ये किसी को अब्यूज भी करते थे तो वो भी कपलेट में ही अब्यूज करते थे, किसी को कुछ कहना तो कपलेट में ही कह देते। और अच्छा इसके अलावा जो है जॉन ड्राइडन के नाम जो है एक और आता है, हीरोइक कपलेट के साथ साथ में आता है हीरोइक ट्रेजेडी। क्यों सुने हैं? हीरोइक ट्रेजेडी। हीरोइक ट्रेजेडी क्या है? हीरोइक ट्रेजेडी, हीरोइक कपलेट तो है राइमिंग टू लाइंस जो राइमिंग लाइंस होती है वो हो गए। हीरोइक ट्रेजेडी में ये कह सकते हैं कि आप कि एक पोएटिक फॉर्म की ट्रेजेडी, एक इपिक, जैसे इपिक होता है, इपिक फॉर्म में इपिक ही टाइप पे हो, इतना ही वास्ट हो, बट वो ट्रेजेडी हो। इपिक के अलग फीचर होते हैं, ट्रेजेडी में यहाँ पे हीरो जो है अपने प्यार के लिए कुर्बान हो गया, ऐसी स्थिति, ऐसे ऑल फॉर लव इन्होंने लिख दिया, तो वो एक जो है हीरोइक ट्रेजेडी कंसीडर किया जाता है। तो ये कुछ चीजें जॉन ड्राइडन की हैं। हालांकि जब जीआईसी और पीजीटी में इनको जॉन ड्राइडन को पढ़ेंगे तो बहुत कायदे से पढ़ेंगे। अभी हम बिल्कुल हिस्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो टीजीटी में जितना पूछा सकता है बस उतना ही कवर करते हुए हम आगे चल रहे हैं। आगे जो वर्क इनका है अब्सलम एंड एरिस्टोफिल, एक एलोगरिकल पॉलिटिकल, ये एलेगरी मानी जाती है। एलेगरी ऐसे भी है, पॉलिटिकल एलेगरी या हिस्टोरिकल एलेगरी भी इसे कंसीडर किया जाता है। ये भी पूछ लिया जा सकता है आपसे। इसके जो है कुछ और है, मेडल है, मैक्सलिक्नो है, लिलिजियो लिएसी है। एसेआन ड्रामेटिक पोएट्री, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक वर्क में कुछ न कुछ इन्होंने जो है एक हिस्टोरिकल चीज डिपिक्ट करी है। हालांकि इतनी डेप्थ से क्वेश्चन टीजीटी में पूछा जाने की उम्मीद ना के बराबर है। हम जब जीआईसी में इनको पढ़ेंगे, अभी जीआईसी का जो भी शुरुआत दिख रही है कुछ कि हो सकता है आ जाए, जीआईसी में इनको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम लोग, वहां पर सारी चीजें कवर करेंगे। अब नेक्स्ट वर्क है जो आपका एफ्राबेन। हालांकि ड्रामेटिक पोएट्री का जो है एक ये जो आपका ईयर है ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। एफ्राबेन नेक्स्ट है और उनको द रोवर, ये इनका वर्क। और जॉन बरियान, ये पिलग्रिम प्रोग्रेस बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, 1628 टू 1688। तो इनके जनरली जो एक वर्क है पिलग्रिम प्रोग्रेस जो एलेगरी वर्क है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये हमको ध्यान रखने वाली बिब्लिकल इसके फैक्ट्स मिलते हैं इसमें। और दूसरा इनका जो वर्क जो माइनर वर्क है ग्रेस अपटन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस हो ही गया, द लाइफ एंड डेथ, ये चीजें ध्यान रखी जा सकती है। अगला जो नाम है थॉमस होब्स, ये नाम टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक वर्क हम पढ़ते हैं लेवियाथन, ये कॉमन वर्क है, कॉमन क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और लेवियाथन जो है ये जॉन होब्स का है, तो इसलिए जो है ये नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये रेस्टोरेशन टाइम के एक प्रोज राइटर है जिनका वर्क है लेवियाथन जो 1651 में आता है, और जो थॉमस होब्स हैं 1588 टू 1679 के बीच में इनका लाइफ पीरियड रहा है। अगला जो है डायरीज, एक जो नाम ये ध्यान रखिएगा सर जॉन पेप्स, ये डायरियर माने जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा प्रीवियस, आप कहीं उठा के किसी भी बुक में देखिएगा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फेमस डायरियर नाम, नेम ऑफ द फेमस डायरियर फ्रॉम द रेस्टोरेशन एज, तो ये डायरी लिखते हैं। तो डायरी में भी ये जो है बहुत सारी चीजें डिपिक्ट करी हैं हिस्टोरी, तो इनकी डायरीज जो है बहुत फेमस है 1633 टू 1703। तो डायरियर अगर पूछ लिया जाए तो ये जॉन पेप्स है, बस इतने महत्वपूर्ण है और कुछ ज्यादा है नहीं। अगला है अफ्राबेन इन को जो एडिशन है टू द, पहली, हेलो, जी अफ्राबेन जी को पहली लेडीज राइटर माना जाता है ना सर? जी जो जी कि लिखा है इसमें, restoration मेंशन age है। The first woman to earn living through the writing contribution of poetry। हालांकि हम उतनी चीजें सिर्फ कवर करते चल रहे हैं जितना कि अपने लिए महत्वपूर्ण है। बाकी अफ्राबेन को जब हम पढ़ेंगे तो जो भी और राइटर हिस्ट्री अभी हम दो तरीके से पढ़ रहे हैं। अभी तो हम पढ़ रहे हैं टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर हम जीआईसी और पीजीटी में पढ़ने का मौका हमको मिला तो हम माइन्यूट चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि हम उतना चीजें देख रहे हैं
जितना भी हम एक्वायर कर ले, हम बहुत ज्यादा करेंगे तो हिस्ट्री का भी हमारा बहुत ज्यादा पीरियड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी। नॉलेज जितनी हम ले लें उतनी ही कम है। हालांकि छूट बहुत सारी चीजें रही हैं यहाँ पर, हमें पता है, आप भी जानते हो, लेकिन वो सारी चीजें हम कवर अभी कर नहीं पा रहे हैं, है ना मैडम? जी सर। तो वो जी चीजें सर, हम जी सर। छोड़ दे रहे हैं। हालांकि ये नोट्स में हमारे मेंशन है, और ये नोट्स जो जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो आप पोर्टल पे जाए तैयारीजोन.com पे, वहां पर एज वाइज सारी चीजें मिल रही हैं। आप जाइएगा हिस्ट्री सेक्शन पे जो है क्लिक करिए, तो वहां पर ये नोट्स आपको पढ़ने को मिल जाएगा। HTML पेज है पूरा, मोबाइल पे खुल जाएगा, हर जगह खुल जाता है। पीडीएफ नहीं जो डाउनलोड करना पड़ेगा, कोई डाटा भी नहीं लगेगा, सारा कुछ वहां पर डिटेल आपको मिल जाएगा। हालांकि ये भी देंगे जो साथी लगातार हमें हमारे साथ बने रहे और हम देखते हैं कि डेडिकेटेड हैं, स्टडी को लेकर डेडिकेटेड हैं, हमारे इस प्रोग्राम को लेकर डेडिकेटेड हैं, तो हम उनको भी नोट्स उपलब्ध करा देंगे। लेकिन अभी हम ये नोट्स सिर्फ आप लोगों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं, जो कि पोर्टल पर उपलब्ध है, वो भी कोई पैसा वैसा उसका है नहीं। बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं, जितनी चीजें मिल रही हैं तैयारी के लिए पर्याप्त। In addition to above, the specific type of the comedy was originated during the Restoration period. That was comedy of manners, also known anti-sentimental comedy. पहली चीज ये ध्यान दीजिए कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है वो इस एज का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है डिवाइस है, जो इस चीज का उस समय के राइटर यूज किया करते थे, और इसी को जो है हम एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी पूछते हैं। अब कॉमेडी ऑफ मैनर तो कई बार पूछा गया, लेकिन एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी अगर पूछ लेगा तो थोड़ा मामला डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए जो है कॉमेडी ऑफ मैनर को एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी एक साथ में जोड़ करके आप इसको समझिए। अच्छा, कॉमेडी ऑफ मैनर होता क्या है? हालांकि टर्म्स जो है आप इसको पढ़ेंगे, थोड़ा शार्ट में चीजें हम डिस्कस करते जाते हैं। उस समय जो है, जैसे कि हम इसकी अगर बात करें कि उनके कॉमनवेल्थ के पहले की चार्ल्स फर्स्ट की बात करें, चार्ल्स फर्स्ट भी जो है बहुत ही रंग मिजाज रहे, और जो ये इनके लाइविश टाइप के रहे, और जो चार्ल्स सेकंड आए उनके पुत्र महोदय वो भी बड़े लाइविश टाइप के रहे। कई 100 मिस्ट्रेस थी उनके पास, और पता नहीं कितने उनके जो है नाजायज औलादे रही। उस समय का तो एक चलन था कि जो है राजा और जो ड्यूक वगैरह होते थे कई मिस्ट्रेस रखते थे। तो वो जो उस समय का टाइम था, तो जो राइटर थे, क्योंकि राजा को खुश करना है, ड्यूक को खुश करना है, तो जो लाइविसिटी थी, जो उस समय की अर्बन लाइफ थी, उसको जो है वो लोग अपने वर्क में डिपिक्ट करते थे। और उसी वर्क को डिपिक्ट करने के साथ साथ लिटरेचर में इतनी चीजें व्यापक तौर पर हो गई कि आम आदमी की चीजें जो है बिल्कुल गायब हो गई। तो कुछ ऐसे राइटर रहे जो चाहते थे कि हम राजा के खास भी बने रहें, लेकिन हम उस पर जो है कमेंट भी करें, उस चीज को हम रियलाइज भी कराएं कि आखिर हो क्या रहा। उस समय रेस्टोरेशन में चीजें एक ऐसी हुआ करती थी कि जैसे कोई पैसे वाली कोई महिला है या पैसे वाली कोई लड़की है, तो उसके पीछे 2-4 लोग लग गए। अब उसको जो है प्रपोज करके अपने अंडर में ले करके और उसके साथ में अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहे थे, और उसके पैसे को ऐसो आराम कर। तो ये रियल घटनाएं हो रही थी। मतलब जनरली ऐसा होता है कि किसी पुरुष के, पैसे वाले पुरुष के पीछे महिलाएं लगती हैं, लेकिन इस पीरियड में ऐसा हो रहा था कि पैसे वाली महिलाओं के पीछे पुरुष लग जा रहे थे। तो इस चीज को लोग जो है डिपिक्ट कर रहे थे अपने राइटिंग में। जैसे लव लेबर लास्ट, एक कोई महिला है, 2-4 लोग जा रहे हैं उसको जो है प्रपोज कर रहे हैं, और उसके पैसे वैसे के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो इन सब चीजों को डिपिक्ट करने के लिए जो है कुछ सटायरिकल टोन में जो राइटिंग्स लिखी गई, जिसमें लंदन की फैशन चीजें दिखाई गई, जो अपर क्लास सोसाइटी की चीजें दिखाई गई, जहां पर इस तरह की परसुइंग दिखाई गई कि जो है व्यक्ति एक लेडीज को परसू कर रहा है जो पैसे वाली है, और उसको पैसे वैसे के लिए जो है वो परसू की जा रही है। तो ये सारी चीजों पर जब सटायर किया जाने लगा, जो चीज लिखी जाने लगी, जो कॉमेडी की जाने लगी उन सब चीजों पर, तो उसे ही जो है रेस्टोरेशन कॉमेडी जो है कहा गया। और इसे एंटी सेंटिमेंटल क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर सेंटिमेंटल की चीजें नहीं दिखाई जा रही थी, और इसीलिए जो है रेस्टोरेशन कॉमेडी को एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी जो है कहा गया।
जैसे कि अपने 2021 में देखा कि लव लेबर लास्ट को पूछ लिया गया, हालांकि ऑल ओवर रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन उसको सब जनरलाइज अगर किया जाए तो वो कॉमेडी ऑफ मर्डर में थी, और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी भी हो सकती। अगर दूसरा वर्क पूछ लिया जाए इनका, विलियम शेक्सपियर का, तो वो कौन सा वर्क है? विलियम शेक्सपियर का दूसरा वर्क जो है, जो मिडिल पीरियड में उनके आता है, कौन सा वर्क है? जो रेस्टोरेशन कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी माना जाता है। एनी वर्ड किसी को पता? मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग, ये भी एक कॉमेडी ऑफ मैनर माना जाता है, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी माना जाता है। और एक लव लेबर लास्ट पूछा जा चुका है। तो अगला अगर नंबर आ जाए, यहां से क्वेश्चन बनने, तो एग्जामिनर का दिमाग घूम गया तो यहां से क्वेश्चन चिपका देगा। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर के कुछ अन्य चीजें। जनरली तो चीजें हम बात कर ही चुके, कॉमेडी ऑफ मैनर जो है आया कहां से, कैसे चीजें हुई, तो वही चीजें जो है इसमें पूरे नोट्स में हमने लिख रखी हैं, जो चीजें जो है हमने आपको ओरली बता दी। हाँ, ये चीज पूछी जा सकती है कि ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर है ये किस एज में प्रचलित था, तो रेस्टोरेशन था, और सेंचुरी पूछ लिया जाएगा तो 17th सेंचुरी था। इसमें द कॉमेडी मैनर्स इमर्ज इन द लेट सेंचुरी एंड द रेस्ट द peak during the restoration period in England. Playwrights such as William Congreve, George Eliot and Richard Brinsley और शेरिडान, ये जो है उस समय के ऐसे राइटर थे जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स पे अच्छा काम किए, जिनमें जो है इसको प्रोप्राइटर या फिर इसको जो है पेन्योर के तौर पर विलियम कॉन्ग्रीव को जाना जाता है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है विलियम कॉन्ग्रीव का। कोई कुछ कह रहा? नो सर। Some famous example of the commedia minor include Congreve। जैसे कॉन्ग्रीव का क्या है, कौन कौन सा है? द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये इनका कॉमेडिया मैनर है। इथर्स का अगर देखा जाए द मैन ऑफ मॉडल, एंड शेरिडान का द स्कूल फॉर स्कैंडल, और विलियम शेक्सपियर का लव लेबर लास्ट, और मचेडो अबाउट। इतने एग्जाम्पल हमें याद जो है करने की जरूरत है। आगे हम बात करें, द प्लेस इन दिस जनरा ऑफन रिवॉल्व अराउंड थीम ऑफ लव। अब इस एज की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पीरियड में जो है कौन कौन सी थीम होती थी? जनरली लव की थी, कोर्टशिप होती है, मैरिज होता, सोशल इथिक, द कैरेक्टर्स आर यूजुअली वेल्दी। इसके जो कैरेक्टर्स होते थे इन कॉमेडीज के, वो सब पैसे वाले हुआ करते थे, सोफिस्टिकेटेड हुआ करते थे, कंसर्न विथ देयर रेपुटेशन एंड सोशल स्टैंडिंग। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिए कि ये जो है जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के जितने भी राइटिंग्स हैं वो सब अर्बन एरिया को डिपिक्ट करते थे, रूरल को इन्होंने कोई जगह अपनी राइटिंग में नहीं दिया। तो एक ये भी फीचर जो है हो सकता है। दूसरा अगर पूछ ले कि लंदन की जो है ज्यादातर इनकी जो राइटिंग्स थी वो लंदन के ही राउंड घूमती थी, तो भी रेस्टोरेशन कॉमेडी पे बिल्कुल अच्छा ठीक बैठता है। द डायलॉग इज शार्प फिल्ड विद द क्लेवर एंड रेपोटीज, सोफिस्टिकेटेड हुआ करती थी, और डायलॉग हुआ करते तो कैसे बड़े ही विटी डायलॉग हुआ करते थे। जैसे आप बेनेडिक्ट एंड बियाट्रिस की वहां पर देखिए, वो भी बहुत ही विटी डायलॉग वहां पर होते हैं। सर्व एज द मीन्स ऑफ द सोशल क्रिटिक। The humor in comedy of manner comes from the characters' vanity, किससे आता था? Vanity, hypocrisy and obsession with the social norms. Mistaken identity इस पीरियड का एक मेजर फीचर हुआ करता था। Romantic enlightenment and intrigue the schemes of the common plot devices. The emphasis is on the which, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण डायलॉग विद्युत किए जाते थे, एंड वर्बल डेक्सटेरिटी रेदर देन फिजिकल कॉमेडी। शब्दों का कॉमेडी ज्यादा होता था। जनरली जो है अभी अगर जो लोग थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, रूरल का आप तो गांव में भी, सॉरी यहाँ शहरों में भी अच्छा होता है, जब अभी कीर्तन हो, हालांकि एक मनोरंजन का एक चंदा कह सकते हैं ये। जवाबी कीर्तन जनरली धार्मिक स्थलों पर ज्यादा आयोजित कराए जाते हैं, जैसे नवरात्रि में ज्यादा होते हैं, जैसे क्या होता है, नवजागरण होता है, वैसे ही ये भी होते हैं।
तो इसमें भी जो गायक लोग होते हैं ये सब पोएटिक फॉर्म में होते हैं। जनरली जो प्रेजेंट में राइमिंग चल रही है, फिल्मी दुनिया उसी के राइम पर होते हैं। उसमें जो भी चीजें वो करते हैं, जो भी चीजें वो बोलते हैं, कहते हैं, कई प्रसंग महाभारत का छेड़ दिया या द्वापर युग का है, त्रेता युग का है, वो ऐसे ऐसे संस्कृत के वर्ड यूज कर देते हैं, ऐसे हिंदी के वर्ड यूज कर देते हैं, आम आदमी का समझना उसके लिए जो है बड़ा मुश्किल है। ऐसे ऐसे अलंकार यूज कर देते हैं, तो हिंदी का गुण ज्ञाता ही उनको जो है बहुत अच्छे से समझ पाएगा। तो ऐसी ही चीजें जो है रेस्टोरेशन पीरियड में जो है डिपिक्ट करी जाती थी कि वो आम आदमी उन चीजों को समझ नहीं पाता था डायलॉग में आखिर है क्या। लेकिन अगर गूढ़ में जाएंगे तो बहुत ही बिटी चीज कोई निकल के आती थी, बहुत ही मॉरल वाली चीज निकल के आती थी। तो ये सारे फीचर जो है आपके रेस्टोरेशन कॉमेडी के हुआ करते थे। ओवरऑल कॉमेडी ऑफ मैनर्स एफर्ट ऑफ ए ह्यूमर ऑफन द बीइंग द कमेंट्री ऑन द सोशल कन्वेंशन, मैनर्स and moral values of the specific time and the place. It explored the tension between the appearance and reality. इसके किसके बीच में था? Appearance and reality, and the expose the absurdities. इसको expose करता था absurdities को, and contradicts of the privileged class while the providing entertainment through clever wordplay and social satire. तो ये जो है फीचर के रूप में इसको बहुत आसानी से आप दिमाग में बैठा सकते हो कि ये इतनी चीजें हैं। अगर रेस्टोरेशन एज से कोई फीचर क्वेश्चन बना दिया जाए तो ये सारे पॉइंट आपके काम आने वाले हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, हु आर द नोटेबल राइटर ऑफ कॉमेडीज ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर के कौन कौन से प्रमुख राइटर हैं? जैसे कि विलियम कांग्रिव हमने जो है सबसे पहले देख लिया, इनका एग्जाम्पल है द वे ऑफ वर्ड, 1700 में ये आता है। आगे द ओल्ड बैचलर्स, द डबल डीलर्स एंड लव फॉर लव। जॉर्ज इटर्ज, ये बस इतना ध्यान रखते रहिए कि ये जो है सब कॉमेडी ऑफ मैनर के राइटर हैं। बहुत ज्यादा इनके वर्क से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन जो फिर भी जो इनका मास्टर वर्क है वो ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे कि द मैन ऑफ मोड 1676, सर जॉन वेनबर्ग, रिचर्ड ब्रिचले शेरिडान। आपसे ये नाम इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन बना देगा, 3-4 नाम दे देगा कि कॉमेडी ऑफ मैनर से रिलेटेड है, कौन से नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन अगर बना देगा तो फिर यहाँ के काम में ये सारे नाम आपके काम आएंगे। आगे है ऑस्कर वाइल्ड, ये भी जो है कॉमेडी ऑफ मैनर से बिलोंग करते हैं। और मलेरी, जो भी नाम इनका पढ़िए, मेलोरी, अफ्रा बेन और जॉर्ज फ्रैकर। ये जो है कुछ नाम हमने यहाँ पर लिख रखे हैं जो कि रेस्टोरेशन कॉमेडी के राइटर या रेस्टोरेशन पीरियड के राइटर जो है ये माने जाते हैं। आगे जो पॉइंट है हमारा, इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस एरा। नंबर 1 है विट। विट वही जनरली जो है बहुत ही विटी वर्ड का यूज करके जब डायलॉग लिखते रहते हैं तो विट हो गया। बर्लेक्स, जब चीजें जो है बढ़ा चढ़ा करके बता दी जाए और किसी चीज की पैरोडी कर दी जाए, नकल कर ली जाए, तो वो जो है बर्लेक्स हो जाता है। जैसे कि मैक फ्लिकनो एक बर्लेक्स जो है इनका जॉन ड्राइडन का माना जाता है। आयरनी, कहीं कुछ हो जाए, मीनिंग उसका कुछ अपोजिट निकल जाए। इपिग्राम, एक शार्ट बिटी सेइंग भी इपिग्राम कह सकते हैं, जो यूनिवर्सली हो या फिर सब पे लागू हो, ज्यादा जनरली नॉट चेंजेबल हो। विथ दिस वी कंप्लीट द रेस्टोरेशन पीरियड। लेट्स स्टडी 18th century literature which includes the age of pop or the age of orchestra। ठीक है, आज का जो रेस्टोरेशन पीरियड था आज हम लोगों ने इसको अच्छे से कंप्लीट किया। किसी को कोई कंफ्यूजन हो किसी भी पॉइंट पर, उस चीज को हम लोग जो है दोबारा कवर कर सकते हैं। जी, am I audible to all of you? Yes, sir. सुन रहे हैं आप लोग? इसको पोर्टल पर डाल देना, कोई बार रिवाइज। हाँ, पोर्टल पे इसको डाल दें। पोर्टल पर जो है इसको हम एक बार रिवाइज हो जाएगा तो डाल फिर वो दें। याद रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है पूरा टेक्स्ट जो है आपको पोर्टल पर मिल जाएगा, आप सभी को मिल जाएगा। बशर्ते बस वही है कि लगातार अगर आप बने रहेंगे तो बहुत सारी चीजें देने वाला हूँ आप लोगों को और बहुत अच्छा मजा आएगा। 2-3 महीने जो आपके हैं ये बीच के एग्जाम के, वो बहुत आसानी से कटने वाले हैं, है ना? जी समझ सर। रहे हैं? जी सर। चलिए, सर, आज का जो सेशन यहीं तक प्रियांशी रखते हैं। मैम ने जी, प्रियांशी मैम ने जो वो केब कराई है उसका भी साथ के साथ मिल सकता है सर?